हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पास सीकर्स। तो आज हम लोग क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है आई एम अप एंड राउंड का एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन अ सर्कल अ कोड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। तो देखो, आपको एक सर्कल दिया है और उस सर्कल में एक कोड ड्रॉ की है और उस कोड का सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और उस सर्कल का रेडियस आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ द कोड निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायग्राम बना के समझते हैं। देखो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो विद सेंटर ओ। यहाँ पे एक मैं कोड ड्रॉ कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं ए बी। अब देखो, हमें दिया है कि कोड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम कोड पे ओ से। तो यहाँ पे देखो, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका डिस्टेंस क्या था 5 सेंटीमीटर, तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसके अलावा देखो, आपको रेडियस भी दिया है, रेडियस दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन करूं या ओ को बी से ज्वाइन करूं तो ये रेडियस ही होगा। तो लेट्स से मैं ओ को ए से ज्वाइन करता हूं और ये कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखो, आप गिवन में क्या लिखोगे कि गिवन है हमें रेडियस, रेडियस ओ ए है, वो 13 सेंटीमीटर है और जो सेंटर से कोड का डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है और ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। तो इसीलिए मैंने उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ द कोड यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो वो यहाँ पे लिख दो पहले, टू फाइंड लेंथ ऑफ द कोड ए बी। और अब सॉल्यूशन में देखो क्या करोगे आप। हमें पता है एक थ्योरम होती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। कि अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से मैं किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये दो हाफ इक्वल होंगे। तो वही अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए एम और बी एम बराबर होंगे एक दूसरे के, राइट। तो वही यहाँ पे आप लिख दो कि सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ए एम और बी एम दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों क्या होंगे, ए बी का हाफ होंगे। ये हमने पहले भी समझा है कि लेट्स से कि ये ए बी है, ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये पॉइंट एम है। तो अब ए एम और बी एम बराबर है, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, 3 ईच होंगे। और ये 3 क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, 6 का हाफ ही है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का हाफ, यानी कि ए बी बाई 2। तो अब देखो, हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये ट्राइंगल ए ओ एम या ओ ए एम, आप कैसा भी लिखो। तो यहाँ पे ये एक राइट ट्राइंगल है, तो मैं इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरियन थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि इन ट्राइंगल ए ओ एम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। साथ में रीजन लिख दो कि ये कैसे आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल्स के लिए वैलिड होती है। अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो जो सबसे बड़ी साइड है, जो कि ये साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो लेट्स से ये p है, ये b है, तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। और यहाँ पे इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या है, ये है ओ ए। ओ ए यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो देखो, ओ ए का स्क्वायर इसके बराबर होगा बाकी दो जो साइड है, कौन सी है, एक तो ओ एम और दूसरी है हमारे पास ए एम। इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। देखो, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे फिल करते हैं। देखो, ओ ए कितना है, 13 है और ओ एम कितना है, 5 है। जैसे इसकी वैल्यूज यहाँ पे फिल करोगे तो क्या आएगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। ए एम स्क्वायर एज इट इज लिख दो। अब 25 को उधर लेके जाऊंगा ताकि 169 से सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 आ जाएगा और ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब देखो, हमें ए एम की वैल्यू निकालनी है। तो ए एम क्या आएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊं, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, या फिर मैं बोलूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ए एम आ जाएगा रूट ऑफ 144 और हमें पता है कि 144 12 का स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, राइट। तो ए एम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो, हमारे पास ए एम आ गया, लेकिन क्या हमें ए एम निकालना है, ए एम तो 12 आया, लेकिन हमें तो ए बी निकालना है, लेंथ ऑफ द इंटायर कोड। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो 12 प्लस 12 अब 24। एक तो ये तरीका है करने का, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है। देखो, यहाँ पे ए एम क्या है, ए बी का हाफ है, तो मैं ए एम को लिख सकता हूँ ए बी बाई 2। ये फिल करवा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे ही देखो, यहाँ पे मैं फिल करवाऊंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब ये जो 2 इधर डिवाइड में है, अगर इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। या फिर मैं बोल दूं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो मेरे पास ए बी आ जाएगा 24। 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24। और देखो, यहाँ पे भी क्या आता है, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 कितना आता है, 24 आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ए एम 12 है देन बी एम इज ऑल्सो 12 और ए एम प्लस बी एम क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो वो भी बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। तो अब देखो, आपके पास ए बी आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ द कोड आ चुका है। तो आप यहाँ पे लिख दो, हेंस द कोड लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है।
Question number 2 says an arc of a circle subtends an angle of 70 degree at a center. So what is the measure of angle subtended by the arc at a point on the circle? तो देखो क्या बोला है कि एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो है 70 डिग्री। तो यही आर्क किसी और पॉइंट पे सर्कल के कितना एंगल बनाएगी ये हमें बताना है, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है थ्योरम नंबर 9 में। तो अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो एक सर्कल ड्रॉ कर दो विद द सेंटर O। अब यहाँ पे कहीं भी सर्कल पे आप 2 पॉइंट्स ले लो और इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू, यानी कि आपकी आर्क क्या है, पी क्यू है, राइट। और ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रही है, कितना है वो 70 डिग्री का एंगल है। तो इनको ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो ये जो एंगल है ये कितना है 70 डिग्री। अब इस माइनर आर्क के बाहर सर्कल के ऊपर कहीं भी आप एक पॉइंट लो, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसको भी अगर पी और क्यू से मैं ऐसे ज्वाइन करूँ तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा और यही एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब आप गिवन में देखो क्या लिखोगे कि लेट आर्क पी क्यू सबटेंस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 70 डिग्री एट द सेंटर। कि आर्क पी क्यू सेंटर पे एंगल बना रही है, क्या है एंगल, एंगल पी ओ क्यू, और वो कितना है 70 डिग्री। इसके अलावा हमने सर्कल के ऊपर एक और पॉइंट लिया था ए, तो इसके बारे में भी लिखो कि लेट ए बी द पॉइंट ऑन अ सर्कल, और हमें फाइंड यही करना है एंगल पी ए क्यू। तो यहाँ पे लिख दो कि टू फाइंड एंगल पी ए क्यू। अब देखो हमने थ्योरम नंबर 9 में ऑलरेडी पढ़ा है कि एक आर्क पे सबटेंड होने वाला सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है किसका, जो एंगल सरकमफ्रेंस पे या फिर सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन पे सबटेंड होता है, राइट। तो यानी कि ये जो सेंटर पे एंगल है ये इस एंगल का डबल है, राइट। तो पहले हम वो थ्योरम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वो जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो डबल होगा किसके, वो जो कोई भी एंगल सबटेंड करेगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। तो देखो ये जो पॉइंट ए लिया है ये आर्क के बाहर ही है, राइट। तो ये इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो सेंटर का एंगल है पी ओ क्यू वो इस एंगल का डबल है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा कि ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ पे मेरे पास पी ओ क्यू की वैल्यू ऑलरेडी दी है 70, तो यहाँ पे फिल कर दो। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 70/2 कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई होके मेरे पास 35, और हमें यही एंगल निकालना था। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है। Question number 3 says the diameter of a circle is 26 centimeter. A chord of length 24 centimeter is drawn in the circle. Find the distance from the center of the circle to the chord. तो देखो हमें इस बार डायमीटर दिया है सर्कल का और कोड लेंथ भी दी हुई है। हमें उस कोड का सेंटर से डिस्टेंस निकाल के देना है, जो कि बहुत ईजी है। डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो, एक में कोड ड्रॉ कर देता हूँ और इसको नाम दे देते हैं ए बी, और इस कोड की लेंथ कितनी है 24, ये हमें दिया हुआ है। तो अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकालने के लिए एक डिस्टेंस तो मार्क करेंगे, राइट। और वो डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ये हमने ऑलरेडी इससे पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा है। तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ एम। हमें ओ एम ही फाइंड करना है, ये डिस्टेंस ही फाइंड करना है, राइट। तो अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन में हम लिख देंगे कि डायमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द कोड कितना है, मेरे पास 24 है। और ये कोड का नाम भी लिख दिया साइड में ए बी, कि ए बी यहाँ पे कोड है और इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। और देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस ओ एम जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिख दो टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम। तो अब सोल्यूशन में देखो क्या लिखोगे आप, कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कोड पे, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि अगर ए बी कोड है और ओ एम परपेंडिकुलर है इसके, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, राइट। तो वो आप यहाँ पे लिख दो कि सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ए एम बराबर होगा बी एम के, और ये दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ ए बी होंगे। यानी कि 24 का हाफ होगा और 24 का हाफ कितना होगा, 12 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक कोड है टोटल 24 सेंटीमीटर की लेंथ की और मैंने इसका हाफ कर दिया, तो दोनों जो लेंथ होंगी वो 12 ईच होंगी, राइट। वो ए बी का हाफ ही किया मैंने यहाँ पे, देखो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो ओ को ए से ज्वाइन कर दो या तो ओ को बी से ज्वाइन कर दो। तो देखो मैं ओ को ए से ज्वाइन कर रहा हूँ और ये ओ ए क्या है, ये ओ ए रेडियस है। अब आप देखो आपको डायामीटर दिया है, अगर डायामीटर 26 है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस हाफ होता है। आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर का हाफ होता है। ये 26 है डायमीटर, तो 26/2 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो ओ ए है ये कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल है ए ओ एम, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा और यहाँ से मैं ओ एम की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो ए एम ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया, ये 12 है, राइट।
तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे आप, इन ट्राइंगल ए ओ एम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं, तो देखो ओ ए 13 है और ए एम कितना है 12 है, तो यहाँ पे फिल कर दो, ये आ गया 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। 13 का स्क्वायर देखो 169 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस ओ एम स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों को आपस में माइनस करवा देते हैं, 144 मैं उधर लेके जाऊंगा, तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 आ गया, ये माइनस होके आ जाएगा मेरे पास 25। और अब यहाँ पे अगर मुझे ओ एम निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ओ एम कितना आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 25। अब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो यानी कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ओ एम कितना आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। और आप देखो आपको ओ एम ही निकालना था जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, या फिर मैं बोलूँ कोड का डिस्टेंस है सेंटर से, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दो, हेंस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड इज 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। Question number 4 says a circle has a radius of 15 centimeter. A chord is drawn. The distance from the center of the circle to the chord is 9 centimeter. Find the length of the chord. तो अब देखो आपको रेडियस दिया है सर्कल का, और फिर अगर उस सर्कल में हम कोड ड्रॉ करेंगे तो इस कोड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 9 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कोड ही फाइंड करनी है। तो इजी है, सेम क्वेश्चंस की तरह डायग्राम से समझते हैं। देखो एक सर्कल ड्रॉ कर दो विद सेंटर ओ, यहाँ पे मैं एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ और इसको नाम दे देते हैं ए बी। सेंटर से इस कोड का जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी दिया है 9 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और इसको यहाँ पे मार्क कर दो 9 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमें देखो यहाँ पे रेडियस भी दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ओ ए भी ज्वाइन कर देते हैं और ये कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो अब देखो गिवन में आप लिख दो कि रेडियस हमें दिया है जो कि है ओ ए, वो कितना है 15 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओ एम, और वो कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कोड, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दो। लेंथ ऑफ द कोड क्या है, ए बी है यहाँ पे कोड, तो वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले थ्योरम मेंशन कर दो कि वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड बाइसेक्ट द कोड। हमें पता है कि सेंटर से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, राइट। तो वो आप यहाँ पे लिख दो कि सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ए एम और बी एम दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों हाफ ऑफ ए बी होंगे, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे और इस पे पाइथागोरियन थ्योरम लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे आप लिख दो कि इन ट्राइंगल ए ओ एम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख दोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरियन थ्योरम। अब देखो ओ ए हमें पता है 15 है और ओ एम है हमारे पास 9, तो ये यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो क्या आया 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 9 का स्क्वायर 81, ए एम स्क्वायर एज इट इज लिख दो। और अब देखो 81 को उधर लेके जाऊंगा ताकि 225 से माइनस हो जाए, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड, तो ए एम आ जाएगा रूट ऑफ 144, और हमें पता है 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, तो ए एम कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। अब देखो फिर से आपके पास ए एम आ चुका है 12, तो मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि ये 12 है तो ये भी 12 है, दोनों को चाहे ऐड कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ए एम जो है वो हमें पता है वो ए बी बाई 2 है, तो यहाँ पे ए बी बाई 2 फिल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 12, और ये 2 जब इधर जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, तो ए बी कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 यानी कि 24। और देखो हमें ए बी ही तो निकालना था लेंथ ऑफ द कोड, तो ये हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि हैंस द कोड लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। Question number 5 says, prove that the perpendicular bisector of a chord passes through the center of the circle। तो देखो हमें क्या प्रूव करवाना है कि अगर एक सर्कल है और उसमें एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ और उस कोड का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करूँ तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए, ये हमें प्रूव करवाना है। तो इजी है, डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ विद सेंटर ओ, और यहाँ पे मैं एक कोड भी ड्रॉ कर देता हूँ और इसको लेट्स से हम नाम दे देते हैं ए बी। अब हमें प्रूव करवाना है कि इस कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सेंटर से पास होगा, राइट। तो पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ कर दे इसका, राइट। तो यहाँ पे देखो एम एन मैंने ड्रॉ किया और एम एन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि एम एन परपेंडिकुलर भी है ए बी के और वो ए बी को बाइसेक्ट भी करता है, तो ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एम पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है, तभी तो ए एम और बी एम बराबर हुआ, राइट। तो हमें यही प्रूव करवाना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम एन मैंने ड्रॉ किया ये सर्कल के सेंटर से पास हो। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी सर्कल के सेंटर से पास होता हमें दिख ही रहा है, राइट।
ये अभी मैंने आपको शो किया है, लेकिन अभी बाद में हम इसको चेंज करेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अभी के लिए हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखो, ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ और एम एन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड ए बी। एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, राइट, इसीलिए ए एम और बी एम बराबर है। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, करेक्ट। अब हमें प्रूव क्या करवाना है कि एम एन पास करता है सेंटर से, यानी कि एम एन पास करेगा सेंटर ओ से। तो वो भी यहाँ लिख दो, टू प्रूव एम एन पासिस थ्रू सेंटर ओ। तो अब देखो, प्रूफ शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। तो ओ को मैं ज्वाइन करता हूँ ए से और बी से। तो यहाँ पे मैं ओ ए और ओ बी को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे वो हम लिखेंगे पहले कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो प्रूव में हम क्या करेंगे, देखो, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। देखो, ट्राइंगल ए ओ एम ये ट्राइंगल है और बी ओ एम ये दूसरा ट्राइंगल है, राइट। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल का एक कॉमन सेगमेंट ओ एम है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो ओ एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर आपको याद हो, ये ओ एम परपेंडिकुलर नहीं है, ये एम एन परपेंडिकुलर है। अभी के लिए हमने एम एन के ऊपर ही ओ को ड्रॉ किया है, जो कि एक्चुअल में हमें प्रूव करवाना है। तो हमें ये प्रूव करवाना है, तो एम एन में यहाँ पे अभी हटा देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमारे पास वो परपेंडिकुलर वाला सेगमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे एम क्या है, सिर्फ ए बी का मिड पॉइंट है और हमें कुछ नहीं पता कि ओ एम इसके परपेंडिकुलर है या नहीं। तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे ओ ए जो है ये वाली लाइन और ये ओ बी जो है ये दोनों ही एक ही सर्कल के रेडियस है। तो ओ ए और ओ बी तो बराबर होंगे। तो वो यहाँ पे लिख दो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और रीजन लिख दो यहाँ पे बोथ रेडियस या फिर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अब इसके बाद देखो, ए एम और बी एम दोनों बराबर हैं, ये हमें पता है क्योंकि एम उसका मिड पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, राइट। तो यहाँ पे वो लिख दो कि ए एम इज इक्वल टू बी एम और रीजन क्या लिख दोगे आप, गिवन, क्योंकि हमने ये गिवन में इंक्लूड कर दिया था कि एम एन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एम मिड पॉइंट होगा, यानी कि ए एम और बी एम बराबर होंगे, राइट। अब इन दोनों के अलावा यहाँ पे और क्या मैं देख सकता हूँ कि ये जो ओ एम है, ये ओ एम दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन सेगमेंट है। तो यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एम लिख दूंगा और रीजन क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो अब देखो, यहाँ पे मेरे पास तीन कंडीशन हो गई, यानी कि मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन ये ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए, अगर आप देखो तो तीनों ही साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो ये साइड 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 यानी कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखो, हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम सीपीसीटी से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड को इक्वल लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इसकी ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेके चलेंगे। तो ट्राइंगल ए ओ एम से मैं ये वाला एंगल और ट्राइंगल बी ओ एम से मैं ये वाला एंगल दोनों इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय सी पी सी टी। और अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, यानी कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ एंगल ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन भी लिख दो यहाँ पे कि ये क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो, ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों तो इक्वल हैं आपस में, हमने ऑलरेडी प्रूव किया। तो या तो आप ओ एम ए की जगह ओ एम बी लिख दो या फिर आप ओ एम बी की जगह ओ एम ए फिल कर दो। तो यहाँ पे मैं ओ एम बी की जगह ओ एम ए फिल कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, टू एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लीकेशन में है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 180 से, या फिर मैं बोलूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, मेरे पास आ जाएगा एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अब देखो, अगर ओ एम ए 90 डिग्री है तो ओ एम ए और ओ एम बी दोनों ही इक्वल है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया, राइट, ये परपेंडिकुलर है ए बी के। और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये ए एम और बी एम भी बराबर है, तो यानी कि ये सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दस ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब एक बात समझो, मानो कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो अब अगर आपको कोई बोले कि इसका और कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आप इसका और कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ कर पाओगे। आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर्स तो कितने भी ड्रॉ कर लोगे, राइट, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक ही लाइन होगा ना, जो कि इसके मिड पॉइंट से पास होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब एक कोड के या एक लाइन सेगमेंट के एक से ज्यादा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ पे ओ एम को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करवा दिया और हमारे पास एम एन ऑलरेडी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो इसका मतलब ये सभी पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो आप यहाँ पे लिख दो, सिंस लाइन कैन हैव ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
सो ओ एम एंड एम एन आर अ पार्ट ऑफ सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक ही लाइन के ऊपर होंगे और या फिर ये एक ही लाइन का पार्ट होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे है, तो आप लिख दो डज एम ओ एन आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन पे है। एम ओ एन कोलिनियर का मतलब होता है कि पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, और अगर ये एक ही लाइन पे है तो मतलब एम एन ओ से पास हो रहा है, राइट। तो वो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एम एन पासेस थ्रू द सेंटर ओ। और देखो यही हमें प्रूव करवाना था कि एम एन पासेस थ्रू द सेंटर ओ, और ये हमने प्रूव करवा दिया, तो आप यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 says the diameter of a circle is AB and point C is on the circumference। तो देखो आपको क्या दिया है कि एक सर्कल का डायमीटर आपको दिया है वो है AB, और इसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को मार्क किया है C। तो हमें फाइंड करना है द मेजर ऑफ एंगल ACB, यानी कि हमें एंगल ACB फाइंड करना है और अपने आंसर के लिए करेक्ट रीजन भी देना है। तो देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ विद द सेंटर O, और इस सर्कल का डायमीटर है AB, तो मैं ऐसे एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूँ AB। अब ये डायमीटर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर आप ये बोल दो कि ये जो आर्क यहाँ पे बन रही है ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, राइट। अब देखो हमें बोला है कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं भी आप एक पॉइंट मार्क कर दो सी। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ सी, तो हमें फाइंड करना है एंगल ACB। तो यहाँ पे अब एंगल ACB बनाने के लिए ए और बी को ज्वाइन करना पड़ेगा सी से, राइट। तो वो आप ज्वाइन करो तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा ACB, तो हमें इस एंगल का मेजर निकालना है, राइट। तो ये कंडीशन तो हमने ऑलरेडी की है कि डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड करता है वो 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ये हमने थ्योरम नंबर 9 से ड्राइव किया था, राइट। क्योंकि देखो ना आप यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो 180 डिग्री है, और 180 डिग्री का हाफ ये होगा 90, या फिर मैं बोल दूं 90 का डबल होगा ये, राइट। क्योंकि जो इस आर्क के एंड पॉइंट है यानी कि ए और बी, वही इस एंगल के एंड पॉइंट्स है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफ्रेंस, ये हमने किया हुआ है, राइट। तो आप डायरेक्टली वो कोरोलरी यूज करके एंगल ACB को 90 डिग्री लिख दोगे। तो देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 से ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो देखो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल लिखा है, यानी कि जो कोऑर्डिनेटर है वो सर्कल के अंदर बनेगा, और उस कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है ABCD। अब आगे देखो हमें दिया है इफ एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो फाइंड करो द मेजर ऑफ एंगल C। अगर एंगल A 75 है तो C फाइंड करो, और अगर एंगल B 110 डिग्रीज है तो B का मेजर फाइंड करो। तो देखो बहुत ईजी, इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो विद सेंटर O, और अब इस सर्कल के ऊपर हम 4 पॉइंट्स मार्क कर देते हैं ABCD, और इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर बनेगा ABCD, राइट। अब देखो आपको एंगल A दिया है 75 डिग्री, तो यहाँ पे मार्क कर दो एंगल A 75 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है C, राइट। और ऐसे ही आपको एंगल B भी दिया है 110 डिग्री, तो वो भी यहाँ पे मार्क कर दो, राइट। और इसको यूज करके हम फाइंड करेंगे एंगल D। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, देखो गिवन ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और हमें जो दो एंगल दिए हैं A और B वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दो, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है वो यहाँ पे मेंशन कर दो, टू फाइंड एंगल C एंड D। तो अब सोल्यूशन में देखो आप क्या लिखोगे, देखो हमें पता है कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो वही थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो मेंशन कर दो कि वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। या फिर आप ये भी लिख सकते हो द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, करेक्ट। तो अब इस थ्योरम को यूज करके मैं लिख सकता हूँ कि A प्लस सी 180 डिग्री होगा, क्योंकि A और C दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे आप लिख दो कि एंगल A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A का मेजर आपको दिया है 75, तो वो फिल कर दो, तो आपके पास आया 75 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C की वैल्यू आ जाएगी, ये 75 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 75 आ गया, तो आपके पास एंगल C की वैल्यू आ गई 105। सेम अप्रोच आप बी और डी के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि ऑल्सो एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी का मेजर हमें पता है, तो वो यहाँ फिल कर दो, 110 प्लस डी इज इक्वल टू 180 आ गया, तो यहाँ से एंगल डी आ जाएगा, ये 110 इधर आके माइनस हो जाएगा, राइट। तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपके पास एंगल सी भी आ गया और एंगल डी भी आ गया, और हमें यही फाइंड करना था। तो आप यहाँ पे फाइनली लिख दो कि दस एंगल सी इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 सेज क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो देखो यहाँ पे फिर से इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल लिखा है, यानी कि पी क्यू आर एस सर्कल के अंदर बनेगा। और इसके बाद देखो आपको दिया है कि एंगल पी है 2x प्लस 10 डिग्री और एंगल आर है 3x माइनस 20 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड आर। तो x की वैल्यू भी निकालनी है और एंगल पी और एंगल आर की भी वैल्यूज निकालनी है। तो इजी है, डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो विद सेंटर O, और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर आप 4 पॉइंट मार्क कर दो पी क्यू आर एस, राइट। अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर आ जाएगा, राइट। एंगल पी और एंगल आर आपको दिए हुए हैं तो इनको मार्क कर दो। तो अब अगर आप देखो कि यहाँ पे पी और आर फिर से दोनों ओपोजिट एंगल है, और हमें पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ओपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम कितना होता है 180 डिग्रीज। तो वही थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे पहले मेंशन कर दो कि वी नो ओपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, और इस थ्योरम को यूज करके मैं लिख सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख दो। अब एंगल P और एंगल R के मेजर्स आपको दिए हैं तो वो यहाँ पे फिल कर दो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप जो x वाली टर्म्स है उनको कंबाइन कर दो, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी कंबाइन कर दो। तो देखो क्या आएगा आपके पास, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 180। देखो कैसे आया है, 3x प्लस 2x हो गया 5x, और यहाँ पे 10 देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 में से 10 गया, 10 आया, और बड़ा 20 था तो उसी का साइन आएगा, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा, राइट। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म को अकेला करना पड़ेगा। ये 10 मैं उधर लेके जाऊंगा, ये 10 इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर मैं बोलूँ दोनों तरफ में 10 को ऐड करवा दूंगा, राइट। तो ये जैसे ही उधर जाके प्लस हुआ तो 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 190 आ गया। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 190/5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास 38। देखो आप डायरेक्टली अगर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो आप ऐसे डिवाइड करवा लेना, 190 को 5 से डिवाइड करोगे, देखो 5 3 सा 15 आया, 19 में से 15 माइनस हुआ 4 बचा, और ऊपर से क्या आया, 0 आया, राइट। तो 5 8 सा 40 पे ये चला जाएगा। देखो कहाँ पे गया, ये 38 पे। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली 38 ही तो लिखा है, राइट। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हम एंगल P और एंगल R फाइंड करेंगे। तो पहले एंगल P के लिए सॉल्व करते हैं। देखो एंगल P है 2x प्लस 10, यहाँ पे x की वैल्यू फिल करते हैं। x की वैल्यू है 38, साथ में प्लस 10 एज इट इज। तो 2 इंटू 38 कितना होगा, ये होगा 76, प्लस 10 एज इट इज। 76 प्लस 10 आपके पास आ जाएगा 86। तो एंगल P आ गया 86 डिग्रीज। ऐसे ही अब आप एंगल R भी निकाल सकते हो। तो एंगल R है 3x माइनस 20, तो 3 इंटू एक्स, एक्स है 38 माइनस 20, 3 इंटू 38 पहले कर देते हैं। 3 इंटू 38 होगा 114, और 114 से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 94 आएगा। तो 94 डिग्री आपका एंगल आर आ गया। तो देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 38, एंगल P आ गया 86 डिग्री, और एंगल R आ गया 94 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। Question number 9 says the distance of a chord of length 16 centimeter from the center of the circle is 6 centimeter. Find the radius of the circle. तो देखो आपको एक कोड लेंथ दी है वो है 16 सेंटीमीटर, और इस कोड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी आपको दिया है वो है 6 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस फाइंड करना है, राइट। तो बहुत ही इजी है, देखो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो विद सेंटर O, और अब हम यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं AB। अब इस कोड की लेंथ हमें दी हुई है ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी। और इसके साथ हमें ये भी दिया है कि सेंटर से इस कोड का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटर से इस कोड का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो OM की लेंथ है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है रेडियस। तो अब रेडियस क्या है, O से या तो A ज्वाइन कर दो या O से B ज्वाइन कर दो। तो मैं यहाँ पे O को A से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये OA जो है यही हमारा रेडियस है, और इसे ही हमें फाइंड करना है। तो अब देखो आप गिवन में क्या लिखोगे कि गिवन है हमें लेंथ ऑफ द कोड जो कि AB है वो है 16 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है सेंटर से कोड का जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो है OM, वो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है वो लिख दो, टू फाइंड रेडियस, और वो रेडियस क्या है OA, ये हमें फाइंड करना है। और अब आप इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, कि अगर किसी कोड के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पे AM और BM दोनों बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो AM और BM दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, AB का हाफ होंगे, राइट।
ए बी आपके पास ऑलरेडी है 16 है, तो 16 का हाफ कर दो, 16 का हाफ कितना आया 8 आया, राइट। आप खुद ही देखो ए बी अगर 16 है तो ये दोनों कितने होंगे 8 8 होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और 8 + 8 कितना होगा 16 ही होगा, राइट। अब इसके बाद देखो आप क्या करोगे, आप ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर दो और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो आप यहाँ पे लिखो कि इन ट्राइंगल ए ओ एम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, और रीजन लिख दो साथ में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखो हमें ओ ए तो फाइंड करना है, ओ ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ओ एम हमें दिया है वो है 6 सेंटीमीटर और ए एम क्या है 16 का हाफ, यानी कि ये है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओ एम और ए एम की वैल्यूज हैं, तो इसको यहाँ पे फिल करते हैं, तो हमारे पास आएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, राइट। अब इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा मेरे पास, राइट। और अब अगर मुझे ओ ए की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, राइट। तो ओ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 आ गया, और अब ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, तो ओ ए आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और देखो हमें ओ ए ही तो फाइंड करना था, ओ ए ही हमारा रेडियस है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दो हेंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है। Question number 10 says a cyclic quadrilateral has the sides 5, 5, 12, 12 units, then find its area। तो देखो हमें यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की साइड लेंथ दी है 5, 5, 12, 12, राइट, और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड्स तो हमें दी हैं लेकिन उनका कोई ऑर्डर नहीं दिया है, 5, 5, 12, 12। अगर ये ऑर्डर में लें तब कुछ और होगा, अगर ये ऑर्डर में ना लिया जाए तब कुछ और केस बनेगा। तो मैं दोनों ही समझा देता हूँ, लेकिन करेंगे हम क्वेश्चन किसी एक से, हम समझ लेते हैं दोनों तरीके। तो देखो डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और अभी मुझे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है। फर्स्ट कंडीशन में ये ले रहा हूँ कि ये एक रेक्टेंगल है, जैसे आप समझो कि मेरे पास साइड ऐसे है 5, 5, 12, 12। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एक 5 है फिर 12 है फिर एक 5 है फिर एक 12 है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया और इसके एंड पॉइंट्स को ऐसे नाम दे देते हैं ABCD, राइट। तो मैं यहाँ पे एक साइड को 5 और एक को 12 ले सकता हूँ, आप खुद देख लो, अभी भी तो 5 है फिर ये भी 5 है और ये 12 और ये 12 है। लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली जो ये ऑर्डर दिया है वो फॉलो नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर ABCD क्या है रेक्टेंगल है, तो हम डायरेक्टली देखो ऑपोजिट साइड आर इक्वल, रेक्टेंगल है तो ये कॉर्नर एंगल्स 90 होंगे, और ये हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो भी फॉलो हो रहा है। देखो 90 + 90, राइट, यहाँ पे भी 90 + 90, तो सब कुछ फॉलो हो रहा है। तो ऐसे केस में हम एरिया डायरेक्टली निकाल सकते थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 क्या होगा 60 होगा, तो 60 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाता है डायरेक्टली। लेकिन ऐसा करने पे भी आपके मन में डाउट रहेगा कि क्या ये एक्चुअली में सही भी किया है हमने या गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर था वो था 5, 5, 12, 12, पहले दो साइड 5 फिर 12, 12। लेकिन यहाँ पे लिखा कहीं नहीं है कि ऑर्डर में लेना है या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर में ही लें तो कैसे करेंगे, तो अब आप इस पैटर्न को अगर ध्यान से समझो तो देखो यहाँ पे कैसे है कि दो साइड पहले इक्वल है फिर दो साइड दोबारा इक्वल है, तो ये शेप ऐसा कुछ बनेगा कि जैसे ये काइट हो। आप समझो कि काइट जो शेप होती है उसकी एडजेसेंट साइड ऐसे इक्वल होती हैं, तो जैसे ये 5, 5 और फिर 12, 12, तो ये वही ऑर्डर फॉलो भी हो रहा है और ये काइट शेप भी बन रही है। तो अब जो हम दूसरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे उसमें हम यही लॉजिक लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं 4 पॉइंट ऐसे मार्क कर देता हूँ और इनको मैं एंड टू एंड ऐसे अगर ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर बन गया ABCD, राइट। अब इनकी मेजरमेंट्स क्या है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है 5, 5 और फिर ये दो साइड भी इक्वल है 12, 12। तो आप देख लो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 5, 5, 12, 12, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमने यही पैटर्न फॉलो किया है जो हमें गिवन था, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि हेयर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD इज अ काइट, ये काइट शेप का कोऑर्डिनेटर है, राइट। और अब देखो काइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि वी नो अ काइट हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ इक्वल ऑपोजिट एंगल्स which are always located between the sides of unequal length। तो देखो यहाँ पे बोला है कि काइट के अंदर एक पेयर ऑफ एंगल ऐसा होता है जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, और वो पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे क्या है, ये दो एंगल्स हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि विच आर ऑलवेज लोकेटेड बिटवीन द साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। अनइक्वल लेंथ लेनी है, उनके बिल्कुल बीच में होगा ये एंगल। यहाँ पे 5 और 12 के बीच में ये एंगल है, और यहाँ पे भी देखो अनइक्वल लेंथ 5 और 12 के बीच में ये एंगल है। तो यानी कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये फिगर क्या है, काइट है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी।
और अब हमें पता है कि ABCD तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के सप्लीमेंट्री होते हैं, तो A और C एक दूसरे के ऑपोजिट ही है, राइट। तो यहाँ पे पहले आप लिख दो कि वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो इस थ्योरम को यूज करके हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और अब देखो A और C तो बराबर हैं, तो या तो मैं A की जगह C लिख दूं या फिर C की जगह A लिख दूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने एंगल C की जगह एंगल A फिल कर दिया, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल A प्लस एंगल A हो जाएगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर मैं बोल दूं कि दोनों साइड में अगर 2 से डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब अगर एंगल A 90 डिग्री है तो आप देखो एंगल A और एंगल C तो बराबर है, तो इसका मतलब एंगल C भी 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब A और C दोनों ही 90 डिग्रीज हैं, तो यानी कि ये दोनों राइट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे, राइट। तो अब अगर देखो मैं यहाँ पे B और D को ज्वाइन करूँ तो ये जो काइट है, या फिर मैं बोल दूं कि ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर था, इसको मैंने दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। आप देख लो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल सब इक्वल है, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दो कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इसके कारण ये जो काइट है ये दो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स में या दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा, राइट। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं कि सो दिस मीन्स काइट इज मेड ऑफ टू आइडेंटिकल राइट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये हो गया कि काइट जो बना है ये दो आइडेंटिकल राइट ट्रायंगल से, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, या फिर आप कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हो कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ABCD ये दो कॉन्ग्रेंट राइट ट्रायंगल से बना हुआ है, राइट। तो अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर क्या आएगा कि इन दो ट्रायंगल्स के एरिया को निकाल के दोनों को ऐड करवा दो, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा कि एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल और CBD हमारा ये वाला ट्रायंगल, राइट। अब देखो ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, तो दो बार लिखने से बेटर कि मैं इसको 2 इंटू एरिया ऑफ ABD लिख दूं या फिर 2 इंटू एरिया ऑफ CBD लिख दूं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ABD, राइट। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे अगर ट्रायंगल्स को देखो तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे हैं कि एक साइड इसकी 12 है और दूसरी 5 है, तो मतलब एक को बेस मान लो दूसरे को हाइट मान लो, या तो 5 को बेस मानो तो इसको हाइट मान लो, या फिर आप 12 को बेस मानो तो 5 हाइट मान लो, कैसे भी आप करो, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 तो एज इट इज आ जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 12 लिया, हाइट 5 लिया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 12 इंटू 5, और 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो, और इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।